हाय स्टूडेंट्स, आई एम सीए अंगद अग्निहोत्री। आज हम करेंगे कवर टीडीएस की अमेंडमेंट्स। दो नए सेक्शन आए हैं टीडीएस में, 194M और 194N। जल्दी देखते हैं क्या होते हैं सेक्शंस। 194M, टीडीएस ऑन पेमेंट्स ऑफ सर्टेन सम्स बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। क्या बोलता है? इसे बोलने से पहले आपको एक बार बताता हूं, यहां टीडीएस काटने के, डिडक्ट करने की लायबिलिटी किसके ऊपर है? उन इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर है अदर दैन दोज जो कवर्ड है 194C कॉन्ट्रैक्ट, 194H ब्रोकरेज और कमीशन, 194J झकास प्रोफेशनल्स। मतलब 194C, H और J में पेयर कौन थे? अगर मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊं, पहले था एनी पर्सन, सेकेंड था इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, पर कौन से? जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा एग्जाम के लिए? 1920। पर हम उन बात करते हैं ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ की जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 से पहले वाला साल 1819 में जिनका टैक्स ऑडिट था, यानी कि 44AB के अंदर उनका टैक्स ऑडिट होता था। एक तरह से कह सकते हो जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था। अगर ये पॉइंट नहीं आपको पता तो ये पीजीबीपी का पॉइंट है, वहां पता लगेगा। पर हम बात करते हैं 194C, 194H, 194J में इंडिविजुअल और एचयूएफ तब कवर होते थे, तब इनको टीडीएस काटना होता था जब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इनका टैक्स ऑडिट था और साथ ही साथ हमारे प्रीवियस ईयर 1920 में ये 194C, 194H, 194J की लिमिट को भी क्रॉस करते थे, यानी दोनों क्राइटेरिया पूरे करते थे, तो इनके ऊपर ये सेक्शंस का टीडीएस की लायबिलिटी आती थी। साथ ही साथ खैर बाद में यहां पे बोला है इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन दोज, मतलब 194M में आने के लिए आप ऐसे और ऐसे, सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ होने चाहिए जिनका टैक्स ऑडिट नहीं था 1819 में, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में नहीं था, तो यहां पे आओगे। यानी यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ कवर्ड है, वो भी कौन से? जिनका 1819 में टैक्स ऑडिट नहीं था। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको 194C और 194J याद कराऊं जो हमने पढ़े थे, वहां पे अगर आपका टैक्स ऑडिट था 1819 में और 1920 में अगर आप पर्सनल काम करने के लिए पेमेंट करते थे, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्टर को बोला मेरा घर बना दे, आपने प्लम्बर को बोला मेरा नल ठीक कर दे, पर्सनल काम कराया, तो चाहे आपका टैक्स ऑडिट था तब भी पर्सनल काम पे टीडीएस 194C में नहीं था। आपका टैक्स ऑडिट था प्रीवियस ईयर में, मानते हैं, सॉरी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 1819 में था। 1920 में आप लॉयर के पास गए जो प्रोफेशनल है, आपने बोला भाई मुझे डिवोर्स करना है, मेरा कोर्ट केस करेगा? उसने बोला बिल्कुल करूंगा। आपने उसको प्रोफेशनल फीस दी अपने डाइवोर्स के कोर्ट केस के लिए, जो आपका पर्सनल काम था। इसमें भी 194J का टीडीएस आप पे नहीं आता। क्यों? आपका टैक्स ऑडिट था उस साल, पर इस साल पर्सनल काम करा रहे हो, यानी कि 194C और 194J पर्सनल काम को बाहर करता था, पर 194M को फर्क नहीं पड़ता। यह कहता है अच्छा तुम्हारा टैक्स ऑडिट नहीं था ना लास्ट ईयर और तुम इंडिविजुअल एचयूएफ हो? मैंने कहा हां, तो इस साल चाहे पर्सनल काम कराओ चाहे बिजनेस वाला काम हो, हम तो एग्रीगेट करेंगे सारे पेमेंट्स को, और अगर ये एग्रीगेट पेमेंट 50 लाख को क्रॉस कर गई तो आपके ऊपर 194M एप्लीकेबल हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, एमसीक्यू बन सकता है, 194M कब से एप्लीकेबल हुआ? पूरे 1920 में नहीं, 1 सितंबर 2019 को, या उसके बाद अगर पेमेंट करते हो तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल है। जल्दी बताओ, एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है, उसका टैक्स ऑडिट हुआ था 1819 में, तो क्या 1920 में उसके ऊपर 194M लग सकता है? नहीं, क्योंकि तब तो C या J में देखो, यहां पे नहीं। अब बताओ, एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है, उसका टैक्स ऑडिट हुआ था लास्ट ईयर, पर 1920 में उसने
पर्सनल काम कराया, 194M लगेगा। सर पर्सनल काम पे लग सकता है, पर क्योंकि उसका टैक्स ऑडिट हो गया लास्ट ईयर, अब 194M में नहीं आएगा, ना C में जाएगा, ना J में जाएगा, ना M में जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। पर यानी यहां पे कौन सा बंदा आएगा जिसका 18-19 यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ। अब वो इंडिविजुअल और एचयूएफ, इस अच्छा यहाँ पे फर्म और कंपनी नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ है। अब वो इंडिविजुअल और एचयूएफ चाहे पर्सनल काम कराए या बिजनेस का काम कराए, यानी कॉन्ट्रैक्ट वाला काम कराए, किसी को ब्रोकरेज दे या किसी को प्रोफेशनल सर्विस दे, चाहे पर्सनल यूज के लिए दे चाहे बिजनेस यूज के लिए दे, और एग्रीगेट अगर 50 लाख को क्रॉस कर गया तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा 5% के अकॉर्डिंग। मान लो उसने एग्जैक्ट 50 लाख की पेमेंट करी, कोई टीडीएस नहीं है। 51 लाख की पेमेंट करी तो 50 लाख से कितना एक्सीड हुआ, 1 लाख, उस 1 लाख का 5% टीडीएस आएगा, क्योंकि बोला है एक्सीडिंग पे है। सॉरी गलत बोल दिया, टोटल पे है। किस पे है? टोटल पे है। हाँ, पूरे टोटल पे है। अगर आपने 51 लाख का अमाउंट पे कर दिया तो पूरे 51 लाख पे टीडीएस है 5% का, एक्सीडिंग पे नहीं, पूरे पे। हाँ चलो अच्छी बात है, मैंने गलत बताया पहले तो आपका ध्यान भी गया होगा। ठीक है, और एक बात और बोली है, आपको पता है टीडीएस काट के गवर्नमेंट को देने के लिए आपको टैन नंबर लेना होता है, तो इस सेक्शन पे टैन नंबर नहीं लेना, बिना टैन के भी टीडीएस काट सकते हो, गवर्नमेंट को दे सकते हो, एमसीक्यू बन सकता है। अब देखो जल्दी बताओ, कुछ सेक्शन बताओ जहां पे टीडीएस तो काटना है पर टैन नंबर नहीं चाहिए होता। 194IA इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला याद आया, 194IB रेंट पे कर रहे हो 50,000 पर मंथ से ज्यादा, और ऐसे ही एक ये 194M टीडीएस काटना है पर टैन नंबर नहीं चाहिए। सर क्वेश्चन करा दो, मैंने कहा ओके, बताओ टीडीएस आएगा या नहीं। मिस्टर गणेश ओके, एन इंडिविजुअल ओके, उनका रिटेल का बिजनेस है और 18-19, हमारा प्रीवियस ईयर तो 19-20 है, ये बात करा 18-19 के प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 2.5 करोड़। अगर 44A भी टैक्स ऑडिट पढ़ लिया है तो समझ गए कि लग गया टैक्स ऑडिट, नहीं पढ़ा तो बता दूं 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होते ही लग जाता है टैक्स ऑडिट। इसका टर्नओवर 2.5 करोड़। सर इसका तो टैक्स ऑडिट हुआ था लास्ट ईयर में, यानी कि 19-20 में ये 194M के अंदर नहीं आ सकता। इसने कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करी है 194C में जा सकता है, पर वो घर के रिपेयर यानी पर्सनल काम में था, तो इस 5 लाख के ऊपर टीडीएस आएगा ही नहीं। एम क्यों नहीं आ सकता? सर उसका टैक्स ऑडिट हुआ था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। सी क्यों नहीं आ सकता? सर पर्सनल काम था। लिंक कर पा रहे हो? पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर वालिश ओके फॉर बिजनेस पर्पस, 194H आ जाएगा। H क्यों आएगा? लास्ट ईयर में टैक्स ऑडिट था और बिजनेस पर्पस भी था। इस 2 लाख के ऊपर उसका टीडीएस 5% का आ जाएगा अंडर 194H। रीजन यहां पे मैंने आपको दिए हुए हैं, समझ आया? अगला, Mr. Rajesh, a wholesale trader who declares profit under 44AD। अच्छा, सेक्शन 44AD भी पीजीबीपी का सेक्शन है, ये होता है प्रिजम्पटिव बेसिस का बिजनेस, और अगर आप 44AD प्रिजम्पटिव में हो तो हम मानते हैं कि आपका टैक्स ऑडिट नहीं था, यानी ये 44AD के अंदर आ गया तो इंडिकेट कर रहा है कि आपका टैक्स ऑडिट नहीं था। तो अगर पीजीबीपी पढ़ा होगा या पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा, अभी के लिए समझो 44AD है मतलब टैक्स ऑडिट नहीं था। टैक्स ऑडिट नहीं था इंडिविजुअल का 18-19 में, तो 19-20 में 194M के लिए वो एप्लीकेबल हो गया है। बस देखना 50 लाख से ऊपर पेमेंट है तो आएगा, वरना नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करी है यानी ठीक है, फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, सर पर्सनल काम है, फर्क नहीं पड़ता 194M को, और कह रहा है जनवरी और मार्च 2020 में करी है, मतलब 1 सितंबर 19 के बाद करी है। कैसे करी पेमेंट? जनवरी में 20 लाख की, फरवरी में 15 लाख की, और मार्च में 20 लाख की। हमें तो एग्रीगेट करना है, 20 प्लस 20 प्लस 15, 55 लाख। तो पूरे 55 लाख पे 5% का टीडीएस कटेगा अंडर 194M। क्लियर? वेरी गुड। अगला, सतीश एक सैलरी का इंडिविजुअल है, सैलरी इनकम है, ये भी हम पढ़ेंगे टैक्स ऑडिट में 44AB में
कि सैलरी इनकम पे टैक्स ऑडिट नहीं होता, यानी कि 194M के लिए एप्लीकेबल हो गया। इसने ब्रोकरेज पे करी है रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए, पर्सनल काम के लिए ब्रोकरेज दे रहा है, 51 लाख की टीडीएस आएगा 194M में, 51 लाख का 5%। बहुत बढ़िया। धीरज एक पेंशन ले रहा है बंदा, सेम पॉइंट 44AB में पढ़ेंगे, पेंशन होती है तो भी टैक्स ऑडिट नहीं होता आपका। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करी है, ओके, फॉर रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है, पर्सनल काम में फर्क नहीं पड़ता, 48 लाख की, बच गया, 50 लाख क्रॉस नहीं करी, टीडीएस नहीं आएगा। क्लियर दोस्तों? वेरी गुड, आंसर दिया है, आप पढ़ सकते हो विद द रीजंस। ये था हमारा सेक्शन 194M। M के बाद क्या आता है सर? M के बाद आता है N। हाँ जी, तो हम आ गए अगले सेक्शन पे, 194N। ये भी अमेंडमेंट हुई है। ये पता है कैसी अमेंडमेंट है? ये बेसिकली आप किसी को पेमेंट वगैरह नहीं कर रहे हो सर, पेमेंट नहीं कर रहे तो किस बात का टीडीएस? पेमेंट नहीं कर रहे, पर टीडीएस का पॉइंट यहां पे क्यों आया है? अगर आप एक बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हो, सर हमारा ही तो कैश है बैंक में, विड्रॉ करने पे टीडीएस। हाँ सर, ऐसे क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो प्रीवियस ईयर में, एक्सीडिंग 1 करोड़, गवर्नमेंट कहती क्यों भाई, इतना कैश क्यों चाहिए तेरे को, तो 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ कर रहा है। आपको पता है मोदी गवर्नमेंट तो पीछे पड़ी है, ऑनलाइन करो, पेटीएम करो, गूगल पे करो, नेट बैंकिंग करो, कैश पेमेंट क्यों करना चाहते हो? ये वो खाली कैश पेमेंट को ट्रेस करना चाहते हैं, इसीलिए पॉइंट डाला है कि अगर एक बंदे ने, चाहे वो कोई भी हो, उसने अगर अपने बैंक से 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ किया तो बैंक अब टीडीएस काटेगा। सर कोई पेमेंट नहीं है, बंदा अपना कैश निकालने आ रहा है, तब भी टीडीएस कटेगा। पर देखो 194M ने क्या बोला था, अगर पेमेंट 50 लाख को क्रॉस कर गई तो पूरे पे था, यहां ऐसा नहीं है, जब मैं भी कंफ्यूज हो गया था। यहां पे क्या है, अगर पेमेंट 1 करोड़ को क्रॉस करे, पेमेंट कह रहा हूं, अगर विड्रॉल 1 करोड़ को क्रॉस कर रहा है तो जितना अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर होगा उस पे 2% का टीडीएस है। मतलब अगर आपने 1 करोड़ 1 लाख विड्रॉ किया तो 1 लाख के ऊपर 2% है। ठीक है, ओके सर, टीडीएस नहीं काटना अगर बैंक वगैरह पेमेंट को, बैंक वगैरह बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, बैंक किसी पोस्ट ऑफिस को कर रहा है तो टीडीएस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं सर, लिमिट ऑफ 1 करोड़ हमें बैंक वाइज देखनी है, ब्रांच वाइज नहीं देखनी। मतलब पता है इसका मतलब मेरा एसबीआई में अकाउंट है, गुड़गांव ब्रांच में भी है, दिल्ली ब्रांच में भी है। मैंने क्या किया, 60 लाख विड्रॉ करे एसबीआई की गुड़गांव ब्रांच से, 60 लाख विड्रॉ करे एसबीआई की दिल्ली ब्रांच से। मैंने एसबीआई के अंदर 2 ब्रांचेस में 60 लाख और 60 लाख विड्रॉ करे, टोटल कितना हो गया मेरा विड्रॉल एक ही बैंक से? सर 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ एक्सीड माना जाएगा, हम एग्रीगेट करेंगे और 1 करोड़ 20 लाख मतलब कितना अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर गया? सर 20 लाख, तो 20 लाख पे टीडीएस 2% काट के मुझे बैंक देगा। मतलब बैंक वालों को यह देखना पड़ेगा एक बंदा उनकी हर ब्रांच से कितना कितना अमाउंट निकाल रहा है, और जैसे ही उस साल में, उस प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ क्रॉस कर गया, यह पॉइंट आ जाएगा। पर दोस्तों यह सेक्शन कहता है सेविंग से निकालो या करंट अकाउंट से निकालो, हम तब भी एग्रीगेट करेंगे। मतलब अगर मैंने सेविंग अकाउंट से निकाले 50 लाख, करंट से निकाले 80 लाख, टोटल हो गया 1 करोड़ 30 लाख, आ गया टीडीएस। यानी कि ब्रांच वाइज भी टोटल, सेविंग्स और करंट वाइज भी टोटल। पर एक लूपहोल है। क्या लूपहोल है सर? एसबीआई से निकालो 80 लाख, एचडीएफसी में अकाउंट खुलवा लो, वहां से निकालो 30 लाख। अब आपने कैश विड्रॉ किया 80 लाख प्लस 30 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, पर अलग अलग बैंक से, अलग अलग ब्रांच नहीं, अलग बैंक पे पहुंच गए आप, तो एग्रीगेट नहीं होगा। हाँ, एग्रीगेट नहीं होगा, लूपहोल है दोस्तों। यानी कि सेविंग प्लस करंट एग्रीगेट करो, ब्रांच ब्रांच एग्रीगेट करो, सेम बैंक की है तो, पर अलग अलग बैंक का एग्रीगेट नहीं होगा। एक और बात, पर वो बताऊंगा क्वेश्चन करते करते। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन पे।
आकाश जी ने विड्रॉ किए हैं 40 लाख फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। ओके, 70 लाख फ्रॉम करंट अकाउंट आएगा, बिल्कुल आएगा सेक्शन 40 प्लस 70 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ क्रॉस हो गया, टीडीएस आ गया 194N में। ठीक है, जितना अमाउंट 1 करोड़ को क्रॉस करा 10 लाख, उसके ऊपर 2% बैंक काट के आपको देगा। मनीष ने विड्रॉ किए 30 लाख एसबीआई की दिल्ली ब्रांच से, 40 लाख एसबीआई की गुड़गांव ब्रांच से, 50 लाख एसबीआई की चंडीगढ़ ब्रांच से। टोटल कितना हो गया 50 80 1 लाख, सॉरी 50 और 90 190 1 लाख करोड़ 20 लाख क्रॉस कर गया। एग्रीगेट करेंगे, हाँ क्यों, एक ही बैंक की सारी ब्रांचेस हैं, करो एग्रीगेट 194N लग जाएगा 1 करोड़ से ऊपर की पेमेंट पे। संचित ने विड्रॉ करे 75 लाख एसबीआई से, 80 लाख एचडीएफसी से। अब नहीं लगेगा सेक्शन, क्योंकि बैंक अलग अलग हो गए, अलग अलग बैंक का एग्रीगेट नहीं होता, 1 करोड़ नहीं क्रॉस हुआ। वेरी गुड। अब सुनो बढ़िया क्वेश्चन। सेक्शन कब आया सर? 1 सितंबर 19 को आया सेक्शन। यानी कि 1 सितंबर 19 से पहले पहले तो चाहे 5 करोड़ विड्रॉ कर लो, टीडीएस है ही नहीं, सेक्शन था ही नहीं। 1 सितंबर 19 को करोगे, उसके बाद करोगे तो लगेगा टीडीएस। अब यहां पे क्या हुआ सोचो, आपने अगर एग्जांपल लेता हूं 80 लाख रुपीस अगस्त में विड्रॉ कर लिए, ठीक है, टीडीएस आना भी नहीं चाहिए था, ना तो 1 करोड़ की बात है, ना ये सेक्शन बना था। 1 सितंबर को आपने 30 लाख विड्रॉ करे, जब सेक्शन आया तब आपने कितने विड्रॉ करे? 30 लाख। उससे पहले कितने कर चुके थे विड्रॉ? 80 लाख। पर पूरे प्रीवियस ईयर 1920 में कितने विड्रॉ हो गए सर? 1 करोड़ 10 लाख। सेक्शन लग जाएगा। सेक्शन कहता है मैं आया जरूर हूं 1 सितंबर 19 को, पर मैं देखूंगा पूरे साल का एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट विड्रॉन बिफोर 1 सितंबर 19, जब सेक्शन नहीं था, 1.5 करोड़। सर 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ हो गया, पर तब सेक्शन था ही नहीं, यानी बैंक ने आपको 1.5 करोड़ दे दिए होंगे विदाउट टीडीएस। पर दोस्तों 1 करोड़ क्रॉस हो गया है साल में। अब अगर 1 सितंबर 19 को या उसके बाद 1 रुपया भी विड्रॉ करोगे ना, उस पे भी टीडीएस आएगा, क्योंकि 1 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर क्रॉस हो गया है। बचे क्यों हो अभी तक? क्योंकि सेक्शन आने से पहले विड्रॉ करे थे, पर लिमिट क्रॉस कर चुके हो। 1 सितंबर 19 को या उसके बाद 1 रुपया भी विड्रॉ किया, सेक्शन लग जाएगा। और भाई साहब ने 1 सितंबर को 50 लाख विड्रॉ कर लिए, तो 50 लाख पे, 50 लाख पे नहीं दोस्तों, सुनो ध्यान से। अब कितने विड्रॉ करे? 50 लाख। अब फंस गया। ये क्यों फंस गया? क्योंकि पूरे साल में इसने कितने विड्रॉ कर लिए? पहले 1.5 करोड़, अब 50 लाख, यानी कि 2 करोड़ रुपए। एग्जेम्पशन कितने अमाउंट तक थी? 1 करोड़ तक। यानी पूरे साल में इसने 1 करोड़ से ऊपर कितना विड्रॉ किया सर? 1 करोड़ मोर, तो पूरे 1 करोड़ पे टीडीएस आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अमाउंट विड्रॉन बिफोर 1 सितंबर 19, 1 करोड़। कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ विड्रॉ करे थे उसने। 1 सितंबर 19 को जो सेक्शन आ गया, उसने 1 लाख और विड्रॉ कर लिए, यानी कि टोटल कितना हो गया? 1 करोड़ 1 लाख। अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ कितना है? 1 लाख। 1 लाख पे आ जाएगा टीडीएस। समझ आया? ये था आपका 194N। है ये किस पे एग्जम्पशन है, पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना। इन पे टीडीएस नहीं काटना आपको, चाहे कितना मर्जी विड्रॉ कर लो, ठीक है। इनकी रीडिंग करके जाना। ये उनकी बात है जो पेमेंट ले रहे हैं बैंक से, जो विड्रॉ कर रहे हैं, ये लोग विड्रॉ करेंगे, टीडीएस नहीं आएगा, एमसीक्यू बन सकता है, पढ़ लेना। टीडीएस में छोटी छोटी अमेंडमेंट्स और है, मैं आपको बता दूं। हाँ, 194IA याद है क्या होता था? आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो किसी से अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, चाहे रूरल लैंड हो, अर्बन लैंड हो, उसे छोड़ के कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर खरीदते हो आप किसी से, और वो प्रॉपर्टी का परचेज यानी सेल कंसिडरेशन का अमाउंट 50 लाख या ज्यादा है, तो जो बिल्डर को या किसी को भी पेमेंट करते थे ना हम लोग घर लेने के लिए, उस पर हम टीडीएस काटते थे। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं देखते थे, सेल कंसिडरेशन देखते थे। इसमें चेंज क्या हुआ? अब बिल्डर्स को पता लग गया सर 50 लाख रुपए बताएंगे घर की वैल्यू, टीडीएस पॉइंट आ जाएगा। टीडीएस का पॉइंट आ जाएगा, जो बंदा घर खरीद रहा है वो हमको अमाउंट देते हुए टीडीएस काट लेगा, गवर्नमेंट को पता लग जाएगा मैंने घर बेचा है, मुझे अपना कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा। तो यहां पे बिल्डर क्या करते थे? वो घर की वैल्यू 50 लाख को ब्रेक करते थे, बोलते थे घर 45 लाख का है,
5 लाख की तो पार्किंग है, 5 लाख की तो वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट है, ऐसे ब्रेक करके देने लग गए थे प्राइस। गवर्नमेंट को समझ आ गया ये इस सेक्शन से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि घर की वैल्यू 50 लाख ना बन पाए, तो गवर्नमेंट ने लिख दिया अब अगर आप घर बेच रहे हो ना, अब वो घर का प्राइस बोल के दो, पार्किंग का प्राइस बोल के दो, मेंटेनेंस का बोल के दो, कुछ भी बोल के दो यार, घर का पोजेशन देने के लिए अगर आप पैसे किसी भी नाम को बोल के ले लो, हम सबका टोटल करेंगे, और अगर वो टोटल अब 50 लाख हो गया या क्रॉस हो गया तो 194 आईए लग जाएगा। ये अमेंडमेंट आई है 1919 से। ठीक है दोस्तों, ठीक है। 194 आई रेंट वाला सेक्शन आपको याद होगा, अगर इसमें पहले लिमिट होती थी 1,80,000 की, अब उसको बढ़ा के कर दिया है 2,40,000, बस यही चेंज है छोटा सा एक आई। ठीक है, बाकी पूरा सेक्शन सेम है। हाँ, 194 डीए, आपने किसी से एलआईसी इंश्योरेंस, आपने एलआईसी से एलआईसी की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, पॉलिसी मैच्योर हो गई, अगर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डी के अंदर वो अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी कि जो एलआईसी की पॉलिसी के पैसे आपको मिलेंगे वो आपकी इनकम में अगर टैक्सेबल हो रहे हैं, तो एलआईसी वाले उस पे टीडीएस काटते थे 1% का। अगर जो अमाउंट आपको मिल रहा है, पहली चीज तो वो टैक्सेबल होना चाहिए, दूसरा ये अमाउंट 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तो एलआईसी क्या करती है 1% टीडीएस काट के आपको देती है। अब अमेंडमेंट आ गई 1 सितंबर 19 को या उसके बाद अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो अब टीडीएस कटेगा 5% के हिसाब से, 1 को बढ़ा के 5 कर दिया, और ये थी आपकी सारी अमेंडमेंट्स टीडीएस की। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियो लाके दूं, और ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो। मुझे पक्का लगता है 194 एम और एन तो एग्जाम में आने ही आने हैं, तो दोस्तों को दिखाओ, उन्हें बताओ एग्जाम में आने वाला है, आ जाएगा तो आपको पार्टी मिलेगी। ठीक है, चलो टाटा।